हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, क्योंकि अरविंद अब आंदोलनकारी नहीं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट और रेस्पॉन्सिबल बॉडी क्या हो सकती है जिसकी चेयर स्वयं दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश हो गया। स्पीकर भी खुशी में शरीक हुए। विधानसभा से बाहर भी जन लोकपाल बिल को लेकर खुशी में ढोल नगाड़े बजे, मानो बिल पास हो गया है। लेकिन सोमवार सुबह इसी विधानसभा के बाहर का नजारा बिल्कुल अलग था। केजरीवाल के ही पुराने सहयोगी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव इस बिल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। उनका दावा है कि ये वो बिल नहीं है जिसका सपना अन्ना आंदोलन के वक्त देखा गया था। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वही लोग जिनके साथ हम इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में निकले थे, वो लोग सत्ता में आने के बाद, सत्ताधारी बनने के बाद इतना बदल गए कि आज हर तरह का धोखा, हर तरह का झूठ और सरकारी लोकपाल बनाने के लिए तैयार हो गए। बीजेपी और कांग्रेस भी इस जन लोकपाल बिल का विरोध कर रहे हैं। वैसे इस बिल पर अभी दिल्ली विधानसभा में बहस होगी, फिर ये उपराज्यपाल के जरिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। केंद्र की सहमति के बाद ये बिल कानून का रूप लेगा। लेकिन केंद्र सरकार इस पर अपनी मुहर लगाएगी या नहीं, ये भी देखना है, क्योंकि इस बिल के दायरे में केंद्र सरकार के अधिकारी और मंत्री भी आ रहे हैं। यानी अभी दिल्ली के लिए जन लोकपाल दूर की कौड़ी है। इसी वजह से केजरीवाल के जन लोकपाल पर सवाल उठ रहे हैं। क्या केजरीवाल ने अन्ना के सपने का जन लोकपाल बिल नहीं बनाया? क्या उन्होंने जानबूझकर केंद्र सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों को भी जन लोकपाल की जांच के दायरे में रखा ताकि विवाद हो? सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि जन लोकपाल में मुख्यमंत्री की जांच कैसे की जाए, ये साफ नहीं किया गया है। इन सवालों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या केजरीवाल सरकार के लिए भ्रष्टाचार अब मुद्दा नहीं रहा? बहुत ही सीधा सा सवाल है। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंदी करके आवाज उठा के बनी, वो पार्टी, वो आंदोलन क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे से पीछे हट रही है, जिस तरह के इल्जाम लग रहे हैं? बड़ी चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा लगातार मेरे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी जन लोकपाल इस बिल के बचाव करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा एक बार फिर हमारे साथ हैं, और स्वराज अभियान के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। इस बीच अन्ना आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा रागिनी नायक, 45 सेकंड का वक्त है ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस बिल में और पुराने लोकपाल बिल में, जन लोकपाल बिल में कांग्रेस को क्या आपत्ति है, क्या अंतर है? सुमित जी, सबसे पहले तो गौरतलब ये है कि आम आदमी पार्टी जो पारदर्शिता, लोकतंत्र, अकाउंटेबिलिटी की दुहाई देते नहीं थकती थी, जो बार बार हर मुद्दे को अपना स्वार्थ साधने के लिए जनता के दरबार में ले जाने की बात करती थी, उसने अपनी राजनीति के आधार को भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़े हथियार जनलोकपाल बिल को पूरी तरह से सार्वजनिक किया ही नहीं। ये चर्चा तो सार्थक तब हो सकती थी जब इसका हर एक क्लॉज पब्लिक डोमेन में होता और उसके ऊपर उसको पूरी तरीके से स्क्रूटनाइज किया जा सकता। आप बताइए कि ऐसा जन लोकपाल जिसके चेयरपर्सन और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट और रिमूवल के लिए पॉलिटिकल क्लास को ज्यादा पावर दिया गया हो, जिसके पास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ना हो और जिसको प्रायर अप्रूवल के लिए एलजी के पास जानबूझ करना। जी 45 सेकंड मैं लौटूंगा आपके पास। संबित पात्रा, राघव चड्ढा, क्योंकि आपको जवाब देने हैं इसलिए मैं दोनों से पहले बात कर ले रहा हूं। संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी को किस बात पे आपत्ति है? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि हम आपत्ति करें उससे पहले तो घर के अंदर ही आपत्ति शुरू हो गई है। प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, आज संतोष हेगड़े जी यहाँ मौजूद है। ये तमाम लोग हमारे तो नहीं हैं, ये इनके खुद के रिश्तेदार हैं और इन्होंने ही बनाया है आम आदमी पार्टी। वो खुद ही अपोज कर रहे हैं, मतलब आप सोचिए कितना बड़ा अपोजिशन होगा। दूसरी बात है भ्रष्टाचार की लड़ाई। भ्रष्टाचार तो एक बहाना था, हमें सत्ता में आना था। अरे जिसके कैबिनेट के ही आधे मंत्री, 1/3 मंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप के कारण पहले 6 महीने में ही ढह गए, वो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं? तीसरी बात है, पॉइंट बाय पॉइंट आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितना इन्होंने 2014 में वादा किया था उससे बिल्कुल पलट गए हैं, जो अखबारों में सामने आया है।
जी नंबर 45 सेकंड संबित, 45 सेकंड लौटूंगा मैं। राघव चड्ढा, दोनों का, कांग्रेस का और बीजेपी का जवाब दीजिए। पहले तो बहुत हास्यास्पद है सुमित जी, कांग्रेस पार्टी जिसने पिछले 60 सालों में लोकपाल बिल तक नहीं पार्लियामेंट में लाया, लोकपाल तक पास नहीं करा, वो सवाल पूछती है। और बीजेपी जिसने पिछले 1.5 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लोकपाल बिल पास हो जाने के बाद तक नियुक्ति तक नहीं करी लोकपाल की, तो वो लोग सवाल उठा रहे हैं। परंतु सवाल उठाए, जवाब दे देता हूं। बात करी पहले कि इस बिल को सार्वजनिक नहीं करा गया। ये बिल पिछले 4 साल से देश के हर गली मोहल्ले में डिबेट हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा यदि किसी कानून पे हुई है, इस कानून पे हुई है। ये बिल एक सशक्त, निष्पक्ष और एक मजबूत लोकपाल देता है, एक सरकारी लोकपाल नहीं देता। दिल्ली सरकार का लोकपाल नहीं, दिल्ली का लोकपाल। और हर भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है या भ्रष्टाचार को कहीं छुपाना चाहता है, वो आज इस बिल को क्वेश्चन कर रहा है। ये इस देश का सबसे स्वतंत्र। जी 45 सेकंड। राघव मैं लौटूंगा आपके पास। अब मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले स्वराज अभियान के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे कोई जुड़ेगा मैं आपसे बात कराऊंगा। लेकिन संतोष हेगड़े जी जो कि पूर्व लोकायुक्त हैं, उनसे हमने जो बात की है ये रिकॉर्डेड है, आप इसको सीधा ना समझें। कुछ देर पहले शो के शुरू होने की मुश्किल से 15 मिनट पहले बातचीत रिकॉर्ड हुई, क्योंकि वो बिजी थे, वो 8:30 बजे का वक्त नहीं निकाल सकते थे। पहला सवाल संतोष हेगड़े साहब से जो पूछा हम लोगों ने, वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। पहले वो अंश आपको सुनाते हैं ताकि डिबेट को और अच्छे से हम आगे बढ़ा सकें। क्या कहना चाहेंगे आप संतोष हेगड़े जी से पहला सवाल पूछा गया था कि आप क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल साहब के इस नए जन लोकपाल बिल के बारे में? I have read the Delhi Jan Lokpal Bill of 2014 and 2015, and I do find a lot of difference in the two, and I do find that there is no similarity with the original draft bill prepared by the India Against Corruption. In the 2014, there was some assurances and some provisions which gave us an impression that the intended Lokpal is going to be a strong body. But the present one, it is totally different. If you look into the provision of appointing the Lokpal, the earlier it was purely by a committee of judges and other persons who are not in power. But this time, it is by the members of the collegium are the chief minister, the leader of the opposition, Justice Hegde, and a judge, Chief Justice of Delhi High Court. Justice Hegde, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, आपने कहा कि ये जन लोकपाल बिल पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग है। बहुत सीधा सा सवाल है मेरा आपसे कि क्या आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है? मुझे ऐसा लगता है जो अरविंद जी ने चाहा था जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, वो अभी इनके मन में नहीं है। क्योंकि देख लीजिए, इन्हीं का पार्टी का 5 एमएलए लोग पुलिस का क्रिमिनल कंप्लेंट में बागी हुए हैं। वैसे भी अगर अरविंद केजरीवाल के पास वो जितना मुतवज्जी था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो अभी नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अभी पटना में उन गए थे ना, वहां पे लालू जी से इन्होंने हक किया है। वो कहते हैं मैंने हक नहीं किया, लालू जी ने किया है। मगर वो गए क्यों वहां पे? क्योंकि मालूम था वहां पे लालू जी का पार्टी पावर पे आ रहा है, फिर भी वो गए थे। जस्टिस हेगड़े, ये आम आदमी पार्टी ने, इनफैक्ट राघव चड्ढा मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक गंभीर इल्जाम लगाया कि प्रशांत भूषण साहब बीजेपी के एजेंट हैं। आपको लगता है कि बीजेपी के इशारे पर प्रशांत भूषण ये कर रहे हैं? वो कहेंगे कल मैं भी वैसे ही हूँ, बीजेपी का सपोर्टर हूँ। इनको मालूम होना चाहिए, मैं अपना माइनिंग रिपोर्ट में 3 मुख्यमंत्री का नाम लिया था। एक का कांग्रेस था, दूसरा तो जेडीएस का था, तीसरा तो बीजेपी का था। मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री के 20 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। हम लोग जो कहते हैं वो अपने लिए नहीं, हम कोई ऐसा पोस्ट के पीछे नहीं है। हमें कोई मुख्यमंत्री बनना नहीं, कोई गवर्नर बनना नहीं। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। दिल्ली में स्वराज अभियान के नाम पर प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ने सड़क पर लड़ाई छेड़ी है, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। क्या इस तरह की लड़ाई में आप शामिल होंगे? अभी बात करने नहीं, मैं कोई आंदोलन शुरू नहीं करने वाला हूं। किसी और ने शुरू किया है तो मैं इनसे जोड़ूंगा। जी चलिए, संतोष जी शुक्रिया। राघव चड्ढा, मैं आपसे आप जवाब दीजिएगा, आप हाथ उठा रहे थे बार बार।
साफ तौर पर संतोष हेगड़े साहब भी आपकी बातों से, आपकी तर्कों से सहमत नहीं दिखाई देते। राघव चड्ढा। मैं सारे सवालों के जवाब दे देता हूं। पहली चीज, ये भ्रष्टाचार पे काफी सवाल उठाया जाता है। भारत के इतिहास में अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री और हमारी ऐसी पहली सरकार है जिसने अपने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। वो आरोप बीजेपी या कांग्रेस या किसी न्यूज चैनल ने नहीं हमारे सामने लाए, हमने खुद उजागर करे और उनको बर्खास्त करा। जिनको आपने बर्खास्त किया उनका ये कहना है कि राजनीतिक द्वेष में बर्खास्त किया गया है ना हो। आप ही के विधायक आज भी, सुन लीजिए, वो उल्टा आप ही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनने दीजिए। यदि आपने मन बना रखा है कि एक तरफा बहस होगी, यदि आपने मन बना रखा है एक तरफा बहस होगी तो कैसे नहीं राघव चड्ढा, बिल्कुल मैंने मन नहीं बनाया। अगर मैंने मन बनाया होता, दूसरी बात करी गई कि आप क्यों ऐसा करते हैं राघव? अब आप बीजेपी की बात सुन लीजिए। प्रशांत भूषण जी का परिवार, भूषण परिवार वो परिवार है जब उन्होंने, जब हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं की मीडिया चैनल्स पर ये कहा कि किरण बेदी को चुनाव जीतना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को चुनाव हार जाना चाहिए। प्रशांत भूषण जी और उनके परिवार ने साफ तौर पर चुनाव से पहले बीजेपी का साथ दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को हार जाना चाहिए। उनके जो पिताजी हैं वे संस्थापक कोषाध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, और आज वे क्या काम कर रहे हैं? केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए कोषाध्यक्ष थे, मोदी जी वो रहते हुए वो अन्ना आंदोलन के साथ जुड़े और आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहे जिसने प्रणब मुखर्जी के साथ बातचीत की। राघव चड्ढा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। अब अपॉइंटमेंट की आपने बात करी, टेक्निकल सवाल छेड़ा हेगड़े साहब ने, मैं उसका एकदम टेक्निकल जवाब दे देता हूं। हमारा 2014 और 2015 का बिल उठाकर देख लीजिए। जो सिलेक्शन पैनल 2014 में था वही सिलेक्शन पैनल 2015 में, केवल एक फर्क है। एक फर्क क्या है? वो ये फर्क है कि वशिष्ठ व्यक्ति यानी कि एमिनेंट पर्संस, जो केंद्र सरकार भी अभी एनजेएसी के जरिए, एनजेएसी की सिलेक्शन कमेटी जजों की नियुक्ति के लिए लाना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने एमिनेंट पर्संस, विशिष्ट व्यक्तियों की भूमिका को खारिज करा और एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिया 1000 पेज से अधिक का। उसी जजमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हुए एमिनेंट पर्संस को हटाकर कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम रखा गया, इंडिपेंडेंट लोकपाल के लिए, स्वतंत्र लोकपाल के लिए। आपने कहा इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं दी गई। एक कानून आप सेक्शन 10 सेक्शन 11 पढ़ लीजिए, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन के लिए कंप्लीट। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, पंकज पुष्कर जी मेरे साथ हैं और बता देता हूं, सुन लीजिए ना। मैं आप एक सवाल का जवाब दीजिए राघव। आपका बिल, आपका जन लोकपाल बिल, रागिनी एक मिनट, आई विल गिव यू इनफ टाइम। ये पैनल डिस्कशन है तो दूसरे लोग भी रागिनी बिल्कुल दो का मौका। मैं राघव से वही सवाल कर रहा हूं जो आप लोग भी करना चाह रहे हैं। राघव जी, आपने 2011 का उत्तराखंड सरकार का मुख्यमंत्री खंडूरी के द्वारा लाया गया बिल देखा है जन लोकपाल का, और अपना बिल देखा है? आपको पता है दोनों में क्या अंतर है? देखा भी है, पढ़ा भी है। आपको लगता है कि वो बिल कमजोर था? हाँ, मैं आपको लगता है वो बिल कमजोर था और आपका बिल अच्छा है? मैं आपको एक आज बात अधिकृत तौर पे कह देता हूं। जिन जिन एक्सपर्ट्स ने, ये प्रशांत भूषण जी को छोड़ दीजिए, जिन जिन एक्सपर्ट्स ने, जिन जिन वकीलों ने अभी हमारा बिल पढ़ा है, उन सब ने कहा है कि अन्ना आंदोलन से जो बिल निकला, यह बिल उससे भी ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और स्वतंत्र लोकपाल स्थापित करेगा। केवल राजनीतिक आकांक्षाओं के चलते और केवल आम आदमी पार्टी, कौन है एक्सपर्ट? नाम बताइए ना। संतोष हेगड़े की बात आपने सुन ली, आप मेरी बात, संबित पात्रा की बात, राघव राय की बात, पंकज पुष्कर की बात मत सुनिए। आप मुझे नाम बताइए ना राघव, एक नाम बताइए ना, कौन है, कौन एक्सपर्ट आपके साथ है? मैं कह रहा हूं, मैं यही लोग तो थे जिन्होंने पहला ड्राफ्ट किया था बिल। एक प्रोविजन पर मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आप एक नाम बता दीजिए मुझे राघव चड्ढा, आप मुझे एक नाम बताइए किसी एक्सपर्ट का जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है। मैं अभी उसको लाइव देने की कोशिश करता हूं। राघव, एक नाम बताइए जिसने इस बिल की तारीफ की। आप कल के अखबार खोलकर देखिएगा, आप कल के अखबार खोलकर देखिएगा, तमाम एक्सपर्ट्स के नाम उसके अंदर देखिएगा। तमाम हाईकोर्ट आपको भविष्य पता है, आपने अखबारों को नाम दे दिए हैं, आप लाइव डिबेट में नहीं बताएंगे, आप लाइव डिबेट में नहीं बताएंगे। जिन्होंने एनजेएसी जजमेंट में, एनजेएसी जजमेंट के लिए आर्ग्यू करा। रागिनी जवाब दीजिए। मैं आपको बोल तो रहा हूं, आपको अधिकृत तौर पे कह रहा हूं, आप देखिएगा, अखबार खोल के पढ़िए कल। अरे मैं तो आपसे अभी नाम पूछ रहा हूं। राघव, दुनिया देख रही है, हम लोग लाइव हैं। आप मुझे एक नाम दीजिए, दो नाम दीजिए, मैं अभी फोन मिलाता हूं।
हम उससे सवाल करेंगे। दे रहा हूं, नाम बताइए ना। प्रोविजन उठा लीजिए और उस पे मेरे साथ बहस करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। रागिनी जवाब दीजिए। एक भी प्रोविजन, मैं कानून का एक भी प्रोविजन 2-3 बातें जल्दी करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। राघव बोलने दो यार, क्या ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का? जनता में आप लगातार बोलते जाएं और दूसरा व्यक्ति अपनी राय न रख पाए। बोलिए रागिनी, सवाल पूछने के लिए चुप तो होना पड़ेगा। रागिनी बोलिए, रागिनी जी बोलिए, रागिनी जी बोलिए। केवल रागिनी नायक ही लोगों को रोकती है। रागिनी जी बोलिए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो संसद में कर रही है, वही काम केजरीवाल सरकार दिल्ली विधानसभा में कर रही है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां बहुमत को तानाशाही का पर्याय समझती हैं। इन्हें लगता है कि सर्वसम्मति के साथ संवाद स्थापित करके किसी मुद्दे के विवाद को खत्म करके समन्वय नहीं बनाना चाहिए। मुझे ये बताया जाए कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स नहीं पता है राघव चड्ढा को? सेक्शन 51(1)(a) क्या कहता है, 55(1)(a) क्या कहता है कि किसी भी बिल के अगर फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं तो प्रेसिडेंट के पास भेजने से पहले प्रायर अप्रूवल के लिए एलजी और यूनियन कैबिनेट के पास जाना पड़ेगा। और मैं पूरी अच्छी तरह से जानती हूं, फिर से डिबेट करेंगे इस बात पे कि 9 महीने से प्रायर अप्रूवल नहीं लिया गया है और इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है कि नहीं? केवल मनी बिल की बात नहीं है, आप भेजेंगे नहीं और केंद्र सरकार उसको खारिज करेगी। और एक बार फिर आपको पता है जन लोकपाल के मुद्दे पर पंकज पुष्कर, संबित पात्रा में आता हूं। पंकज पुष्कर, आम आदमी पार्टी के हालांकि आप विधायक हैं, लेकिन आप खुलकर अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हैं और आप जुड़े हुए हैं योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के साथ, स्वराज अभियान के साथ। पंकज पुष्कर, क्या शिकायत है आपको? क्यों आप अपनी सरकार के विरोधी हैं? बाकी लोग मुझको बोलने का अवसर दें तो मैं बोलिए। हाँ, मैं आज राघव चड्ढा बहुत बौखलाए हुए हैं, उनसे मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, पैदल ही जाना है। राघव बहुत बौखलाए हुए हैं और जब आपके मन में झूठ भरा होता है तो आपके पास शोर मचाने के अलावा कुछ होता नहीं है। उन्होंने बहुत ही गलत बात कही कि अन्ना आंदोलन से भी ज्यादा मजबूत कुछ लोगों ने कहा है। पॉइंट पर बहस करते हैं। सुन लो राघव, ध्यान से सुनो। रिमूवल की कोई भी लोकपाल का कोई भी दस्तावेज ये नहीं कहता कि दिल्ली मतलब विधानसभा या लोकसभा को हटाने का अधिकार होगा। बिल्कुल। इतना करप्ट प्रोविजन किसी उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने बनाया, यूपीए ने केंद्र में बनाया, उन्होंने ये नहीं रखा। और आम आदमी पार्टी के जो कर्मचारी हैं और जो उसके प्रवक्ता हैं और उसके जो नेता हैं, उन्होंने मतलब इतनी गिरी हुई हरकत की है, उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत की है, ये प्रोविजन है, सपनों पर कुठाराघात कर दिया है। और हाँ देखिए, जवाब दे देंगे। किसी भी प्रावधान में ना बीजेपी के बनाए, ना कांग्रेस के बनाए, ना अन्ना आंदोलन के समय सोचे हुए अपॉइंटमेंट के समय 4 में से 3 लोग राजनीतिक प्रतिष्ठान से उन्होंने कहा ठीक है, सकारात्मक बहस करेंगे। पंकज की बात पूरी हो जाए राघव, फिर पंकज की बात पूरी हो जाए। अपॉइंटमेंट के समय आप कह रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आप रख सकते थे, रिटायर्ड बहुत हाई क्रेडिबिलिटी के लोग रख सकते थे। 4 में से 3 लोग सरकार राजनीतिक लोग, 2 सरकारी लोग, स्पीकर जो कि आज तानाशाही के प्रतीक बन चुके हैं उनके हाथ आप मतलब दिल्ली की विधानसभा के हाथ में, दिल्ली की सरकार के हाथ में कठपुतली बनाना चाहते हैं। और आप जवाब दे दो सुमित जी, यदि आपकी अनुमति हो तो। राघव एक मिनट जवाब दे देता हूं, आप लिखते रहिए, मैं मौका दूंगा। संबित पात्रा भी बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने हाथ उठाया, फिर मैं जवाब। संबित, आपके सवाल भी, आपके ऑब्जेक्शन भी इसी बात पर मेरा जवाब सुन लीजिए। संबित, अपॉइंटमेंट और रिमूवल, इन्हीं 2 बातों पर बीजेपी के ऑब्जेक्शन भी है। अगर राघव सुन ले तो मैं बोल लूंगा, नहीं तो फिर ये जाके हमारे पीछे लोकपाल छोड़ देंगे अगर हम बीच में बोलेंगे तो। राघव आपकी अनुमति हो तो बोल लूं। देखिए, आपने एक बड़ी बात कही कि इस लोकपाल से कौन लोग डर रहे हैं? जो लोग भ्रष्ट हैं। मतलब आपने सीधे जब संतोष हेगड़े मौजूद थे, आपने संतोष हेगड़े जी को भ्रष्ट कहा। आप बताइए, अगर संतोष हेगड़े भ्रष्ट है तो आज टेलीविजन चैनल पे कहिए कि संतोष हेगड़े भ्रष्ट है। दूसरी बात मैं बताता हूं, जो लालू प्रसाद यादव से गलबहिए मिल सकता है वो भ्रष्टाचार का तिलांजलि उसी दिन दे चुका है। इसलिए लोकपाल क्या करेगा, ये भ्रष्टाचार क्या करेगा, टेक्निकल डिबेट छोड़िए। जिसने मोरालिटी का ही तिलांजलि दे दिया, वो टेक्निकलिटी पे क्या उत्तर देगा? अब आपने टेक्निकल पूछा है तो एक पॉइंट तो पंकज जी ने बता दिया। दूसरा पॉइंट सुनिए, लोकपाल को 2014 के बिल में लोकपाल को हाईकोर्ट निकाल सकती थी, प्रेसिडेंट अप्रूव कर सकते थे। मगर अब लोकपाल में किसी को बर्खास्त करना है तो 2/3 बहुमत से जो विधानसभा है
वही बर्खास्त जी हाँ, कर सकती है। जी हाँ, तो पंकज जी कही ये बनाएंगे भी बात। वही, हटाएंगे भी वही, सब गलत, कुछ वही होंगे। गलत, तो पूरी काहे का तरीके से लोकपाल गलत। है ये तो ठीक है, लोकपाल है। तो सही राघव है। चड्ढा जवाब दीजिए, अब राघव जवाब चड्ढा सुन दोनों लीजिए। बात पे जवाब दीजिए। अब जवाब सुन लीजिए सुमित जी, अब हमारा जवाब सुन सुमित लीजिए। जी, मैं कुछ कहना अब चाहती पॉइंट बाय पॉइंट जवाब जी, सुन रागिनी लीजिए। आता हूं। पंकज पुष्कर जी को तो राघव मेरा की ये बात। कहना है, यदि उन्हें आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत है, यदि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है, तो पंकज जी को तुरंत इस्तीफा देकर फिर से चुनाव आपको यही कहना था? आपको यही कहना था? और अरविंद केजरीवाल जी को झंडा छोड़ देना चाहिए। आज अब मैं पॉइंट पे अब जवाब देता हूं इनके रिमूवल पर। अब इन्होंने सवाल पूछा रिमूवल पर। अब रिमूवल पे जो इन्होंने सवाल पूछा, मैं आपको एक अधिकृत तौर पे एक जबरदस्त जवाब देता हूं। इस देश में यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज भ्रष्टाचार के मामले में पाया जाता है तो उसका इंपीचमेंट, उसको हटाने का जो तरीका है, वही तरीका लोकपाल को हटाने का हमने लिया गया है। और केवल 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, आपको पहले एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, उस जांच समिति की रिपोर्ट आएगी। 2/3 बहुमत से यदि उस रिपोर्ट को अप्रूवल मिलता है तो फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी, जैसे केंद्र सरकार में प्रेसिडेंट के पास जाती है, राज्य सरकार में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी, फिर उनका अप्रूवल होगा। तो जिस प्रकार से जज को हटाया जाता है, यदि सुप्रीम कोर्ट का जज भ्रष्ट हो, राष्ट्रपति जी हटाते हैं। इस केस में क्योंकि राज्य है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हटाएगा। नहीं, राघव, प्रकार से रागिनी एक मिनट, राघव, ये अगर ये इतना ही अच्छा मामला था इम्पीचमेंट का, तो जब आप ड्राफ्ट बना रहे थे बैठ के रामलीला मैदान में और प्रणब मुखर्जी के पास आपकी कई राउंड्स की बातचीत हुई थी, तब आपने ये फॉर्मूला क्यों नहीं दिया? तब अरविंद केजरीवाल क्यों चुप रहे कि हम इंपीचमेंट वाला फॉर्मूला लेके आएंगे? आज आप क्यों बोल रहे हैं राघव चड्ढा? उसमें फर्क है, उसमें जवाब दे देता हूं। बहुत बढ़िया सवाल करा। उसी के चलते 2014 का जो हमने बिल बनाया था, उसके अंदर इंपीचमेंट के प्रोसेस की बजाय हाई कोर्ट के जज के थ्रू प्रोसेस होता और फिर राष्ट्रपति जी को जाता। इस बिल के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली के हाई कोर्ट का यदि कोई जज भी भ्रष्ट है, उसके खिलाफ भी दिल्ली का लोकपाल जांच कर सकता है। यदि वो जांच भी करेगा, वो जज लोकपाल को हटाएगा भी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हितों का टकराव है। इसीलिए पंकज पुष्कर जवाब देंगे इस बात का। 30 सेकंड लास्ट। गवर्नर और एक जांच एजेंसी, ये तीनों जब अप्रूव करेंगे तब हटाया जाएगा। और एक चीज, एक सवाल मेरा पंकज जी से, इन लोगों ने कहा पंकज पुष्कर, लोकपाल का अधिकार क्षेत्र कम कर दिया जाए। पंकज पुष्कर, आप है मेरे साथ? कैसे निष्पक्ष होगा? अरे सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। एक सवाल सुन लीजिए। जब प्रशांत भूषण जी अरविंद केजरीवाल जी के पास जाकर यह कहते हैं कि कांग्रेस के भ्रष्ट केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली और मुरली देओरा के खिलाफ आप जांच बिठाइए, तब दिल्ली का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार और दिल्ली में हो रहे भ्रष्टाचार पे लागू होता है। जब बीजेपी और हम लोकपाल लाना चाहते हैं तो कहते हैं लोकपाल का अधिकार क्षेत्र कम कर दीजिए, केवल दिल्ली सरकार के अफसरों पे करिए। मुझको बोलने की अनुमति दें। पंकज जी, जब दिल्ली में वीरप्पा मोइली पे जांच होनी थी तो प्रशांत भूषण शिकायत कर रहे थे, और आज प्रशांत भूषण आपत्ति कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के मंत्री को कैसे इसकी परिधि में लेके आएंगे। पंकज पुष्कर, देखिए, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, एक तो राघव भाई ने ये कहा कि अगर मुझको नफरत हो गई है तो मैं इस्तीफा दे दूं। मेरा कहना ये है कि वो अपने आका से जाके कहें, अरविंद से जाके कहें, उनको जन लोकपाल के मूल प्रावधान से अगर नफरत हो गई है, वो इस्तीफा दे। दम है तो दिल्ली में फिर से चुनाव लड़ के दिखाएं। अनावश्यक बातों को, अनर्गल बातों को पेड कार्यकर्ता की तरह कहने का कुछ शोभा नहीं देता। हम मुद्दे की बात करें, सिद्धांतों की बात करें। दूसरी बात कहना ये है कि दरअसल सवाल ये है कि जो पूरे देश और दुनिया में उम्मीद पैदा हुई थी, पूरे लोग इस उम्मीद से आए थे कि राजनीति के भ्रष्ट तंत्र से ऊपर एक स्वतंत्र लोकपाल होगा। आज उन सपनों की हत्या हो रही है और उन लोगों के हाथों हो रही है। असल में ये भ्रष्टाचार को छुपाने, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार को छुपाना है। राघव ने झूठ बोला कि मंत्री हटा दिया। अगर वो भ्रष्ट था तो वो पार्टी के अंदर क्यों है? आप झूठ बोल रहे हैं लगातार कि पहली बार मंत्री को हटा दिया। इसका जवाब नहीं उनके पास। वही निकाला गया मंत्री अपने आला कमान पे सवाल खड़े कर रहा है। कैसा लोकपाल बनाना चाहते हैं जो आपकी कठपुतली बने, आपके निर्देश पर काम करे। चलिए रागिनी जी, संदीप जी, राघव जी, माफी के साथ पंकज जी, समय की कमी मेरे पास, शुक्रिया। लेकिन जन लोकपाल बिल जो कि दिल्ली विधानसभा में आज पेश हुआ, पास हुआ, उस पर बड़ी बहस छिड़ गई है। खुद अरविंद के अपने साथ के लोग भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत में जस्टिस संतोष हेगड़े, जो कि खुद एक लोकायुक्त रह चुके हैं, उनके बयान आपने सुने थे। हमारा सवाल आज का था कि क्या केजरीवाल सरकार के लिए भ्रष्टाचार अब मुद्दा नहीं रहा?
ट्विटर पर हमारे पास जो जवाब आए हैं, 64% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 36 ने ना में जवाब दिया। यानी बड़ा दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचार अब मुद्दा नहीं बचा है। तो फिलहाल हम तो पूछेंगे में मेरे साथ आज इतना ही।